हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है मैथ्स फाउंडेशन प्रो बैच, जैसा हमने नाम दिया है प्रो, वैसे आपका सब कुछ इसमें प्रो होने वाला है। प्रो मतलब बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो जो आपने पहली छोटी क्लास मैंने किया था उसमें आपने देखा होगा कि हमने उसे कंसेप्ट सिखाया था आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और उन्हीं पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। और जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 24 और 25 के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं अलग अलग एग्जाम के, इवन चाहे रेलवे के हो, चाहे एसएससी के हो या किसी अदर स्टेट एग्जाम के हो, उनको हमने यहाँ पे रखा है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे। अगर आप तैयारी करना शुरू किए हैं तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पढ़ना है। आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि नंबर सिस्टम खत्म होते होते पता चल जाएगा नंबर सिस्टम में किस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, देखो और इसका आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे मैंने कंसेप्ट वाली क्लास में बताया भी था कि प्राइम नंबर पे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से मिला के होता ही होता है कुछ ना कुछ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसका मतलब ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों। क्या हो? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों। तो मुझे इतना पता है यहाँ पे कि अगर 170 है तो मैं यहाँ पे देखूँ 7 7 14 1 15, जो 3 से कट जाएगा। 19 में यह 171 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करूंगा 7 दूनी 14 7 रे 21, लेकिन 193 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। सो 193 इज द राइट आंसर। ओके, मैंने कहा कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर होते हैं। यहां तो मुझे ये दिख गया, दो फैक्टर का मतलब है कि वन एंड इटसेल्फ, एक और स्वयं। अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं, केवल एक और स्वयं। यहां पे अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि 3 और 3 पजे 15, 2 17, 3 9 27, 59 गुणे 3, तो एक भी हो गया और स्वयं तो है ही, और 3 और 59 आ गए। मतलब एक, सभी संख्याओं के एक और स्वयं तो होते ही होते हैं। अगर एक्स्ट्रा मिल गया तो वो संख्या अभाज्य कभी नहीं हो सकती। ये 19 में ये 171 होता है, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे ये भी कट जाएगा, 193 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आज की डेट में आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जहां पे आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कह रहा है 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप बताइए, अभाज्य संख्याओं की बात किया है तो ये बताओ कि 20 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, जरा बताओ। तो आप कहेंगे सर 20 के बाद 23 आती है, 23 के बाद क्या आती है, 29 आती है, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, और 43 के बाद क्या आता है, 47 आता है। तो 3 3 6 और एक 7, ये संख्याएं हैं। कह रहा कि 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 23 है, ठीक। 29 है, किसी पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। 31 कहीं आता है क्या, नहीं आता है। 37 किसी पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 41 आता है, नहीं आता। 43 आता है, नहीं आता। और 47, क्योंकि 50 के बीच, 20 और 50 के बीच कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अभाज्य संख्या हो गई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। करेक्ट प्राकृतिक संख्या और उसके वर्ग का योग पहले तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या और उसके वर्ग का योग, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, अगर मान लिया मैंने n है और उसके वर्ग का योग, उसका वर्ग कर दो और उसका योग प्राप्त करो, तो कह रहा है कि पहले तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो पहले तीन अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, तो आप कहेंगे सर 2 3 5, यही तो होगा, 2 3, यही होगा ना। पहले तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो 3 में 15 तो नहीं, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मुझे इतना पता है कि आप ऑप्शन पे ही रख दो कि n का मान पूछा है, तो आप कोई होगा इसी में से, ऑप्शन ही होगा। तो आप कोई भी क्वांटिटी क्वेश्चन मत लगाओ। हालांकि 6 पंचे 30 होता, फैक्टर वहां पे 6 5 बन के आएगा, 5 आंसर आएगा। लेकिन आप हिट एंड ट्रायल से करो तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25, और 5 करोगे तो क्या होगा, 30 बन जाएगा। 30 बनेगा, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 3 रखोगे, 3 त्रिक का 9, और 3 12 ही बनेगा। 2 रखो, 2 4 2 6 ही बनेगा। 6 6 36, 30 से ज्यादा हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो हमने बताया कि आप हिट एंड ट्रायल से ही डायरेक्टली कर सकते हैं। बताओ यहां तक किसी बच्चे को अगर 1% भी कोई प्रॉब्लम है तो। आगे चलते हैं। ऐसे ही सवाल आपके, ये सब आपके अभी लेटेस्ट 2025 के क्वेश्चन है, कहीं अलग से नहीं रखा है, ठीक है ना। तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है यदि उनमें से एक दूसरे से 30 अधिक है, तो निम्न में से कौन सी उनमें से एक होगी, ठीक है ना। कह रहा है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है, ध्यान से समझना। अगर तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक दूसरे से 30 अधिक है, ठीक है ना।
तो निम्न में से कौन सी उनमें से एक होगी। ठीक, वही तीन अभाज्य संख्या है, ध्यान देना। ठीक, अगर ये भी कह रहा है कि उनका एक दूसरे से कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो मैं ये कहता हूं बेटा कि अगर x, y और z तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों का सम कितना है, वो 90 है। और 90 क्या है, एक सम संख्या है, मेरी बात ध्यान समझना, 90 क्या है, एक सम संख्या है। तो मैं ये जानता हूं कि सबसे पहले मैं 2 ले लूंगा। क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा। ठीक है ना। तो तीन अभाज्य संख्याओं का योग इतना है। तो आप ये समझ रहे हैं कि इसी में से कोई आंसर होगा। ठीक है ना। आप ये जानते हैं कि अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, 41 ले लूं, तो 41 के बाद मैं क्या ले लूं कि मुझे इनका सम कितना आ जाए। अगर इधर घटा दो 88 हो जाएगा। 41 ले लोगे तो 88 माइनस 41 करोगे तो 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। कह रहा है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। तो कोई तीन संख्या लीजिए। तो मैं कहता हूं, तो कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 30 अधिक है। इसका मतलब है कि ये जो संख्याएं हैं ना, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 30 है। अगर मैं यहाँ पे 30 का डिफरेंस ले लेता हूँ तो मैं कहूँगा कितना है, 11 है। और 11 और 41 जोड़ूंगा तो नंबर नहीं आएगा। ठीक है, 47 से भी नहीं आएगा। 67 से 30 घटाऊंगा, 30 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 7 37। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि नहीं बन पाएगा। 67 और 2 कितना बनेगा, 68 ही, 67 2 69 बन जाएगा। नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं 59 ले लेता हूँ, अगर एक मैं 59 ले लूँ, ठीक है ना, अगर मैं एक 59 ले लूँ तो अगली संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे कि 59 एक 60 61 और 61 कितना बनेगा, तो 30 बनता है। तो मैं कहूँगा कि दूसरा क्या ले लूँ, 29 ले लूँ। तो आप देखिए क्या 90 बन गया। आप कहेंगे यस सर बन गया। 9 2 11, 11 9 20 के 0 5 2 7 तो 9 90 बन गया। इसका मतलब है कि तुलनीय में से कौन सी उनमें से एक होगी। तो मैं कहूँगा कि 59 आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया। आप ये समझिए कि ये दोनों संख्याएं जो होंगी ना, वो अभाज्य संख्याएं होंगी। कैसे होंगी, अभाज्य होंगी। और ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों विषम संख्याएं बनेंगी। अगर यहीं पे आप ये समझो कि देखो दो विषम संख्याएं हैं, मैंने लिखा 3 और 5, इनको जब जोड़ेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक 3 रख दूं तो कितना बन जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एक क्या बनेगा, ये इसका मतलब हो जाएगा कि ये सम विषम संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे सम मिली है, तो मुझे पता है कि ये वाला जो नंबर होगा इसको तो मैं 2 अपने पास से ले लूंगा, और ये जो नंबर लूंगा इसको मैं कहूँगा कि ये भी विषम होगा और यह भी नंबर क्या होगा, विषम होगा। तभी हमारा सम आएगा। अगर इसको मैंने 2 ले लिया है, ठीक है ना। तो जब मैं ऑप्शन से 59 को उठाया, वो ऑप्शन से 59 को उठाया तो मैंने ये देखा 59 60 61 61 29 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 30 का है। यही चीज़ मुझे चाहिए था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, देख रहे हो सवाल। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं आज की डेट में। अब बताओ, बेसिक सवाल है आपके, बेसिक नहीं क्लियर है सवाल आप कर नहीं पाएंगे। एक्स वाई और जेड भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं जहां x लेस देन वाई लेस देन जेड है और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है। तो z का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है ना क्वेश्चन में। तो z का मान क्या होगा, क्योंकि आप ये कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड और तीनों क्या है, एक भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा, हालांकि अंतर की इसने बात किया नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जो जेड है वो कितना है, वो 70 है। अगर यहीं पे मैं ये कह दूं कि x 2 है, अरे भाई ये 2 रहेगा ही रहेगा, तभी तो सम आएगा। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। तो z का मान हमसे पूछा है, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखिएगा कि इससे बड़ा ये नंबर होना चाहिए। तो मैं इसको लेकर जाऊंगा, तो मैं ये कहता हूँ कि y प्लस जेड जो है ना, वो कितना है बेटा, वो 68 बन जाएगा जब इसके ये इधर चला जाएगा तो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, y प्लस जेड जो है वो 68 है। और आप जानते हैं कि 31 और 37 क्या होता है, 68 होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जेड का मान कितना है, 68 है। जेड का मान 37 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमने हिट एंड ट्रायल से कर लिया, कुछ भी नहीं किया गया। आपको पता है कि इन तीन अभाज्य संख्याओं का सम अगर इवन नंबर आया है तो एक संख्या आपको पता है कि 2 ऑड होंगी तो एक इवन होगी। इसका मतलब है कि ये जो x है ना, ये पक्का 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बेटा। मान लीजिए ए बी मतलब ए डैश नॉट इक्वल टू बी, ए बी बराबर नहीं है। एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है जिससे बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
अब आप ये समझिए कि अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पता, मैंने आपसे बताया था कि एग्जाम में प्राइम नंबर पे सवाल आता ही आता है, इस पे जितने सवाल आते हैं आप सारे कर लीजिए, और मैंने तो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। अगर इन्हीं सवालों को आप बना लेते हैं तो आपको इससे अलग कोई सवाल करने की जरूरत नहीं होगी। इस पे बेस्ड जितने सवाल आएंगे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए आप कर लीजिए, गारंटी है इस बात की। इसी क्लास देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो देखो मान लीजिए कि ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, तो भाई 2 अंकीय संख्या लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, तो मैं कहता हूं कि अगर मैंने 13 लिखा तो क्या हो गया, ये 31 हो गया। ठीक है ना, पलट के लिख दिया। और 13 के बाद मैंने क्या लिखा, 17 लिखा, तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है ना, और 23 लिखूंगा तो 23 का क्या हो जाएगा, 32 नहीं बनेगा, है ना। तो 13 17 और नंबर लिखिए आप, तो क्या कहेंगे, 21 23 होता है तो 23 बनेगा नहीं, 23 का बनेगा नहीं, 32 हो जाएगा। अगर 29 की बात करूँ तो 92 हो जाएगा। 31 की बात तो ऑलरेडी हो गया है। 33 की बात, 33 हम नहीं, 33 नहीं, 37 लिखेंगे अगर हम, 37, यस 37 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा। ठीक है ना, 73 हो जाएगा। ठीक है ना, 97 होता है तो इसका मतलब 79 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो क्या बनेगा, 97 बन जाएगा। आप जोड़िए तो आप कहेंगे ये कितना हो गया, 4 और ये क्या हुआ 4, 7 1 8 और ये क्या हो गया 8, 7 3 10 के 0, 7 3 10 1 11। ठीक, 9 7 16 के 6 यहाँ से लेके 9 7 16 1 176 आ गया। इसका मतलब है 8 4 12 और 12 6 18। मैं कहता हूँ आंसर वही आएगा जिसका यूनिट 8 होगा। एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर ए बी, इसको मैं क्या मानूं, ए है और ये क्या है, बी है, इसको पलट दिया तब भी हमें अभाज्य संख्याएं मिल रही और जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 418 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो इतना टाइम लग जाएगा सोचने में, फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। आप समझिए खेल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सहाभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। सहाभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके बीच जिनका एचसीएफ एक होता, मतलब उसमें कॉमन सिर्फ क्या हो, एक हो। तो आप जानते हैं कि कौन युग्म नहीं है पूछा है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 और 4 के बीच कॉमन 1 है। 21 और 22 के क्रमागत 2 क्रमागत संख्याएं कैसी होती हैं, वो सहाभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 3 और 7 में ये सहाभाज्य संख्याएं, 1 और 4 क्या है, सहाभाज्य संख्याएं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि सहाभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, लेकिन इसका एचसीएफ जो आएगा वो बेटा 2 आ जाएगा, इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, तो 3 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये 3 क्रमागत भाज्य संख्याएं, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर हमने कहा कि भाज्य संख्याएं कोई है ना, तो योग है, तो मैं 10 11 और 12 ये नहीं लिखूंगा, मैं 10 11 12 नहीं लिखूंगा, 12 13 14 नहीं, 9 10 11, अरे सॉरी, भाज्य संख्याएं है ना, भाज्य संख्याएं, ध्यान देना। मैं 10 लिखता हूं, भाज्य संख्याएं हैं, तो 10 और 10 के बाद फिर क्या होगा, 12 13 नहीं, फिर क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, ये 36 आ जाएगा। अरे भाई 4 2 6 3, 36 हो गया। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो जो कुछ भी गुणनफल आएगा वो इसका यूनिट 0 आ जाएगा। मैं कहता हूँ 12 धामा 120, आपसे गुणनफल पूछा है, इसका मतलब है कि वैल्यू 10 गुणे 12 गुणे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 12 धामा 120, ठीक है, 120 गुणे 14 करेंगे तो 1200, 12 चौक 48, तो कितना हो जाएगा, 1680 आ जाएगा। मैं कहूँगा क्या, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। वैसे उसके बाद 4 9 8 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 0 के पहले 8 है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 11 के स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, कितनी पूर्ण संख्या है। तो 11 स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, 121, और 12 स्क्वायर क्या लिखेंगे, 144। अब मेरी बात ध्यान समझो, जैसे मैंने कहा कि 3 और 7 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 3 और 7 का जब डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक कम होनी चाहिए संख्या, एक कम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि देखो 4 5 6 तीन ही संख्याएं और डिफरेंस कितना है, 4। इसका मतलब जितना डिफरेंस आएगा उससे एक कम आएगी। इनका डिफरेंस ले लो और जो आए उसमें से भी एक घटा दो, तो 4 में से एक गया, कितना हो गया 3, और 4 में से 2 गया 2, एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, वो 22 आएगा। सो डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्लियर है बात कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। कह रहा है कि रूट 50 और रूट 500 के बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? कितना बढ़िया सवाल है। रूट 50 क्या है? जो रूट 50 लिखा है ना बेटा, ध्यान से समझो, रूट 50 जो है वह 7 के स्क्वायर से बड़ा और 8 के स्क्वायर से छोटा है ना? इसका मतलब इसके बीच की कह रहा है कि बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है? तो रूट 50, इसका मतलब 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। और मैं कहता हूं कि रूट जो 500 है ना, 500 है वो 24 24 से हम 529 होता है, 24 स्क्वायर से छोटा, और 23 576 होता है ना? तो 23 स्क्वायर से छोटा और 22 स्क्वायर से क्या होगा? बड़ा होगा। 23 से सेम कितना होता है? 529 होता है। इसका मतलब क्या है कि 22 तक जाएगा। तो 8 9 10 11 ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितनी संख्या है? 22 है। तो हमसे पूछा है कि बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, तो इतनी संख्याएं होंगी। तो आप 8 2 10 12 2 14 और 8 को लेकर क्या करेंगे? 15। तो ऑप्शन कहेंगे कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया? अरे भाई 8 को लेकर करोगे तो 8 2 10 मतलब 8 3 इधर हो गया और 12 उधर है, तो 12 3 कितना हो गया? 15 आ गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है। कह रहा है यदि ए और बी विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है? ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है ये? मतलब आप इसको लर्न कर लीजिए इस सवाल को। कैसे? क्योंकि ये आपको आगे भी काम देगा। वो ये कह रहा है कि अगर दो संख्याएं ए और बी विषम हैं, तो मैं देखता हूं यहाँ पे, अगर मैंने 3 और 5 दो संख्याएं ले लिया, दोनों को विषम है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी सम संख्या है? मैं कहता हूं कि 3 5 15 है ना, और 3 5 8, 15 8 कितना होगा? 23 बनेगा। तो पहला तो नहीं बन सकता, ठीक है ना? और 3 5 8 1 9 कभी नहीं बन सकता, ठीक। और 3 5 8 माइनस 1 करोगे तो क्या कभी नहीं बन सकता, यही बच गया। इसका मतलब है कि अगर दो संख्याएं विषम हैं, तो ए और बी विषम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या बनेगी? इसका मतलब है कि अगर इस फॉर्म में लिखा है तो सम संख्या बनेगी। देखो आप रख दो 3 और 5, कुछ भी रख सकते हो। 3 बजे 15 नहीं, कितना हो जाएगा? 30, और 30 8 क्या हो जाएगा? 38 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी क्रमागत पूर्णांकों का योग है। ए और बी क्रमागत पूर्णांकों का योग है। यदि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 है तो ए और बी, लेकिन ये भी कह रहा है कि ए और बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 15 के बीच का अंतर है। के बीच का अंतर क्या? मतलब जो ए और बी जो संख्या है ना, वो 15 से छोटी है। पूछा है कि दोनों संख्याएं जो है उनका अंतर बताओ क्या होगा। मैं ये कहता हूं आपसे कि आप हिट एंड ट्रायल ना लगा लो, क्या दिक्कत है आपको? ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप इसको कह देंगे कि 65 है, ठीक है। मैं कहता हूं कि 15 से छोटा नंबर लेना है, तो 10 बचे 50 और 10 5 15। अगर मैं ये 10 ले लूँ और इसको 5 ले लूँ और 10 गुणे 5 कर दूँ, तो क्या 65 नहीं आएगा? आप कहेंगे यस सर, क्यों नहीं आएगा? इसका मतलब ए और बी मिल गया, इनका अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आ गया? 5 आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, कि अगर ए प्लस बी प्लस ए बी लिखा था, इसमें एक इधर जोड़ दो और एक इधर जोड़ दो, तो आप कहेंगे सर कि ये 66 हो गया। क्या हो गया? ये 66 हो गया, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर ए कॉमन ले लूँ इन दोनों में, तो क्या बचेगा? 1 प्लस बी बच जाएगा, और प्लस 1 कॉमन लूँ तो 1 प्लस बी या बी प्लस 1 बनेगा, तो कितना हो गया? 66 हो गया, ठीक है ना? तो ए प्लस 1 और बी प्लस 1 जो है 66 है। 66 कब बनता है ना? तो मैं कहूँगा कि 11 6 66, एक तो ये बनेगा, है ना? और दूसरा क्या कहूँगा कि 3 से, हाँ, तो 3 दूना 6, 22 3 66। लेकिन 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 नहीं, अब 32 दिया भी 66 बनेगा। 32 गुणे, नहीं नहीं, 32 गुणे 3 नहीं, 22 3 66, 22 3 66। मुझे पता है ये वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जानते हैं कि जो ए और बी है ना, वो 15 से कम होना चाहिए, तो एक वैल्यू 22 हो गई। इसका मतलब ये ले सकते हैं, अगर ए 11 है तो बी को हम 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर रख के देखो, तो 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 66। 66 आप जोड़ लीजिए, है ना? क्या करेंगे आप? जोड़ लेंगे। तो बस आपको ये देखना है कि 11 और 6 का अंतर कितना बनेगा? 5 बन जाएगा। 11 6 66। अगर 11 रखा 5, 11 5 16 और 11 6 66, ज़्यादा बन जाएगा। 65 ही तो है,
कितना बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा। मतलब कहने का ये भी एक प्रोसेस है। तो हम डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे तो हम कह देंगे सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग यस है तो एस के पदों में उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? आप ये जानते हैं कि अगर 5 क्रमागत हैं तो x प्लस 1 और x प्लस 2 बनेगा। इधर मैं x माइनस 1 और x माइनस 2 करूंगा। अगर इनका मैं सम लिखूंगा तो मुझे पता है ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम अगर 5 क्रमागत संख्याओं की बात करूंगा तो ये हमेशा के लिए मैं याद रख लूंगा कि उनका जो सम होता है 5x आएगा। ठीक है ना। कराइए यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग यस है, चलो भाई मैंने s कर दिया। ठीक, तो x इज इक्वल टू एस बाई क्या है, 5 है। हमसे पूछा है कि उनमें से सबसे बड़े पूर्णांक क्या है। सबसे बड़ा पूर्णांक जो है x प्लस 2 है। इसका मतलब अगर मैं 2 इधर ऐड कर दूं, 2 इधर ऐड कर दूं तो मुझे x प्लस 2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो s प्लस क्या हो जाएगा 10/5 के, s प्लस 10/5 के। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 174 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। है ना। 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब क्रमागत सम संख्याएं कोई ले लो, उनका योग 74 है। तो आप ये जानते हैं कि x और x प्लस 2 2 क्रमागत हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना है 174 है। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 172 आ जाएगा और ये क्या होगा, ये 2x होगा। इससे 2 8 16 और 2 6 12। तो इसका मतलब क्या है, x क्या है, छोटी संख्या x है। यही आपसे पूछा है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जिनको आप सेकेंडों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या है? 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि अगर एक संख्या x है तो अगली संख्या x प्लस क्या होगी 2 होगी, है ना। और ये क्या होगी x माइनस 2 होगी। अगर इनके योग की बात करूंगा बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 3x, ये बराबर किसके होगा, तो बराबर हो जाएगा 126 के। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, है ना। तो x की वैल्यू जो है वो कितना है 42 है। x की वैल्यू क्या है 42 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 42 2 कितना हो जाएगा, वो 44 आ जाएगा। और सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कितनी बनेगी, वो 40 हो जाएगी। इनका गुणनफल पूछा है तो मैं कहता हूँ कि 4 चौक 16 के 6, तो लास्ट में 60 आना है। क्या आना है 60 आना है। 0 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 1 क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 60 आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? बताओ भाई। आप ये मान के चलिए कि बेटा एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आज की डेट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 24 और 25 के सवाल अभी इसमें इंक्लूड किया और कहीं का सवाल मैंने रखा ही नहीं है जो आपके अच्छे अच्छे अभी एग्जाम हुए एसएससी वगैरह के, सिलेक्शन पोस्ट वगैरह के। ठीक है ना। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 27 20 है, तीसरी और पांचवी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। है ना। ये कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 27 20 है। तो अभी तो मैंने बताया कि अगर 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका सम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 5x हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 20। अभी मैंने पीछे बताया है, इसको कट करेंगे तो 5 25, ठीक, 2 27, 5 24 और 5 चौक 20, 544 होगा। इसका मतलब है कि सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या है 544 है। तीसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा, है ना। तो तीसरी संख्या मतलब कहने का है कि ये तीसरी संख्या तो बनेगी कैसे। आप देखिए अगर ये x है तो ये x प्लस 2 और x प्लस 4, ये क्या होगा x माइनस 2 और x माइनस 4। तो सबसे छोटी ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई, पांचवी संख्या ये हो गई। अगर ये 544 है तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू। तो दूसरी संख्या जो आपसे क्या पूछा, योग पूछा है, तो दूसरी संख्या जो बनेगी वो 544 प्लस 4 548 हो जाएगी। यही आपको जोड़ना है। तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, 4 4 8 1 9 5 5 10, 1092 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात कि नहीं? बताओ। मतलब कहने का है कि ये दिमाग में आपके बिल्कुल सेट होना चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि बार बार आप चीजें, अब एग्जाम में ये बात आप लिखते हो, जैसे ही 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा है तो आप डायरेक्ट 5x लिखे, अब जो कुछ भी दे रखा है। ठीक है बात। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 37 20 है। देखो एक जैसा क्वेश्चन आया है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 37 20 है,
उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा, है ना। तो 5 क्रमांक सम संख्याओं के योग की अगर बात करूंगा तो अभी तो मैंने बताया ये 5x होगा, तीसरी संख्या होगी वो ये x होगी, और जो पांचवी संख्या होगी सबसे बड़ी तीसरी, उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि x+4 बनेगा। ठीक है, इन दोनों का सम पूछा है। मैं कहता हूँ 5x की वैल्यू कितना है, 37 20 है, तो 5 से कट करूंगा, 5 से 35 2 37 5 24 5 24, तो x की वैल्यू कितना आ गई 744, 7 4 744, 744 प्लस 4 ऐड करेंगे 748 हो जाएगा, तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, कितना 2 आ जाएगा, मतलब 7 7 14 और 44 88, 88 4 92, तो कितना आ जाएगा। आप यहाँ पे वैसे देख लीजिए कि 1400 से बड़ा आंसर आएगा, यूनिट 2 वाला होगा, ये हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरा सवाल अब आप जोड़ने लगो 7 7 14, 1400 से बड़ा आंसर आएगा, लेकिन जो भी आएगा उसका यूनिट क्या होगा 2 होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं बेटा, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सभी पूर्ण संख्या परमीय संख्या है, सभी पूर्ण संख्या परमीय संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक अपरमीय हैं, कोई वास्तविक संख्या परमीय नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो बताओ, सत्य पूछा है ना, क्या पूछा, सत्य। आपको नंबर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सभी पूर्ण संख्याएं परमीय संख्या है, परमीय संख्याएं, सत्य पूछा है ना। सभी पूर्ण संख्या वो यहाँ पे है, या कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं परमीय संख्याएं हैं, आप कहेंगे यस सर है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे कि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो सभी क्या है, परमीय संख्याएं हैं। कह रहा सभी पूर्णांक अपरमीय है, नहीं सभी नहीं है, ठीक है ना। कोई वास्तविक संख्या परमीय नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कोई वास्तविक संख्या परमीय नहीं है, इसका मतलब है सत्य पूछा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो आज इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे क्लासेस में क्वेश्चन और बढ़ाएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। बिल्कुल मैंने एडवांस क्वेश्चन रखे, मैंने बैच का नाम भी रखा है मैथ्स फाउंडेशन प्रो बैच, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।